नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ सहित हिंदुस्तान के हर राज्य में एक मुद्दा चल रहा है, स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति का। ये सरकारों के बीच में चल रहा है, ये हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई प्रदेशों में शिक्षकों की बर्खास्तगी हुई है। हजारों शिक्षक छत्तीसगढ़ में करीब 2800-2900 शिक्षक जो हैं, जो बीएड डिग्री प्राप्त शिक्षक हैं, जिनको नियुक्त किया गया था, उनको पहले राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला और उसके बाद उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर इनकी नौकरी खत्म कर दी गई है। एक एक नौकरी के लिए लोग अपनी उम्र सीमा खत्म हो जाने तक लगातार कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर 2800-2900 शिक्षकों की नौकरी एक साथ खत्म हो गई है तो एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो गई है सामने। और इसमें सरकार, केंद्र सरकार की संस्थाओं के नियम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऐसी कई जटिलताएं इसमें उलझी हुई हैं। मुझको खुद को इस बात को ठीक से समझने के लिए अभी घंटे भर का वक्त लग गया। छत्तीसगढ़ में बीएड की डिग्री पाए हुए लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिए क्लास 1 से 5 तक के लिए भी नियुक्त किया गया था और क्लास 1 से 5 तक के लिए डीएड, जो कि बीएड से थोड़ी नीचे की डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके लोगों की भी पात्रता रहती है 1 से 5 तक की। तो उन लोगों ने इसका विरोध किया कि जो हमारी पात्रता का मामला है, इसमें आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप बीएड वालों को भी घुसने दे रहे हैं, वो बहुत सारी कुर्सियां भर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, दूसरे राज्यों के भी लोग गए। कुल मिलाकर ये तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड वालों को जिनको नौकरी दी गई है क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, उनकी नौकरी आप खत्म करो। उसकी तारीखों वगैरह का अलग एक सिलसिला है। लेकिन जिनकी नौकरी खत्म हुई वो एकदम से सड़क पर आ गए। पिछले साल 2 साल से वो पढ़ा रहे थे, अब कहाँ जाएं। कुछ लोग नौकरियां छोड़ कर आए थे टीचरशिप में। इसी मामले को समझने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बीएड के जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, बीएड डिग्री वाले जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, जिनकी नौकरियां खत्म हुई है, उनके कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उनसे बात करके मुझको खुद को समझना पड़ा है इस मामले को। उनमें से एक प्रतिनिधि हैं विकास मिश्रा, जिनको हमने यहाँ आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में कुछ दर्जन लोग आए हुए हैं, लेकिन सबसे तो बात की नहीं जा सकती है। तो हम विकास मिश्रा से बात करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या, क्यों 2800-2900 लोग इस तरह से सड़क पर आ गए हैं। विकास, आपका स्वागत है आज की इस बातचीत में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ समाचार के सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि हमारे इस आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को आपने स्थान प्रदान किया है। ये सर पूरा जो मामला है कि 2900 जो सहायक शिक्षक आज नौकरी से बाहर हो गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के, हाँ। अगर पूरी इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो इसमें पूरे एनसीटी एक इकाई है जो भारत भर में एक नियम NCTE, ये केंद्र सरकार की इकाई है। इसका जो पूरा फॉर्म जो है NCTE का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अच्छा, ये जो इकाई जो है, यानी शिक्षकों की योग्यता तय करती है ये संस्था पूरे देश के लिए। ठीक, पूरे देश के लिए कौन शिक्षक बन सकता है, नहीं बन सकता है, इसके लिए पात्रता तय करती है। तो इसने एक काम किया 2018 में, एक जो है गजट पास किया नियम, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो भी बीएड धारी हैं 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको सरकार जो है नौकरी लगने के बाद ब्रिज कोर्स करा करके उनके पदों को यथावत रख सकती है। अब इस जो संशोधन जो एक्ट लाया उन्होंने, एनसीटी ने, इसी के आधार पर सारे राज्यों ने, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उन्होंने भी एक भर्ती नियम बनाया, क्योंकि एनसीटी के नियम को मानने के लिए हर राज्य बाध्य है। अब उसी के तहत
छत्तीसगढ़ में भी उसी तारतम्य में 2019 में एक भर्ती नियम बनाया गया जिसमें 1 to 5 पढ़ाने के लिए बीएड वालों को शामिल किया गया। अब उसी भर्ती नियम के आधार पर जो है ये लेकिन मुझको आपसे बातचीत में पता लगा था कि एनसीटीई जो है जी इसने 2012 में कुछ ऐसा किया था जी कि केवल डीएड वाले इसको पढ़ाएं और उन्होंने 5-6 साल की एक छूट दी थी जी कि इतने में बीएड वाले लोगों को आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि डीएड किए हुए लोग कम हैं। जी ऐसा ही था। जी जी इसमें मामला ये है सर कि 2009 यानी में प्राथमिकता डीएड वालों को देने की थी, प्राथमिकता डीएड वालों को देने की थी, लेकिन डीएड वाले उतने थे डीएड वाले संख्या उतनी में। मात्रा में संख्या में नहीं थे। हाँ। तो जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य भर के तमाम जो विद्यालय हैं जहां पर प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है वहां पर सीटें भर नहीं पा रही थी। हाँ। तो ये जो समस्या आई तो इसको लेकर के एचआरडी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा। हाँ। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की संस्थाओं ने, तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस पत्र को जो है एनसीटी को भेजा। हाँ। तो एनसीटी ने क्या किया कि इस समस्या का निदान तो चाहिए, क्योंकि अगर डीएड वाले नहीं मिल रहे हैं और यही नियम रहेगा तो पूरे देश भर में बच्चों को पढ़ाएगा कौन 1 to 5 पढ़ाने के लिए। एक विकट समस्या है। हाँ। नियम तो बना दिए हैं। हाँ। लेकिन इस नियम को जानने से पहले कुछ ऐसा नियम बनाना था कि ये नियम को लागू करने से धरातल में क्या इसकी परिणाम आ सकते हैं। तो ये इस योग्यता के लोग उस संख्या में थे ही नहीं। ये इस योग्यता के मात्रा में उस संख्या में लोग थे ही नहीं डीएड वाले। तो एनसीटी ने क्या किया, जो 1 to 5 पढ़ाने के लिए डीएड के साथ बीएड वालों को भी एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से पात्र बताया 2012 में आगामी आदेश यानी जिन्होंने बीएड किया है जी उनको भी अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो एक ब्रिज कोर्स करवा दीजिए ताकि डीएड के मुकाबले जो इनकी कमी है प्राथमिक शिक्षा के लिए वो पूरी हो जाएगी। एक ब्रिज कोर्स। तो ऐसा करके बीएड वालों को भर्ती करने की छूट दी। जी जी एनसीटी ने ये छूट दी। ये पहले 2012 में फिर 2018 में फिर उसको और बढ़ा दिया 2018 में फिर से उसको बढ़ा दिया गया। अब 2018 में जब इसको बढ़ाया गया तो मामला यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तक बीएड डीएड को लेकर के कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। सारे जो विज्ञापन आते जिसमें बीएड डीएड दोनों डालते थे और जो योग्य है, जो टॉप रैंक में आता था वो चयनित हो जाता था। मामले की शुरुआत तब बिगड़ जाती है जब डीएड वाले, जब विज्ञापन आता है राजस्थान की सरकार जो है 1 to 5 पढ़ाने के लिए विज्ञापन निकालती है और उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं करती, सिर्फ डीएड वालों को ही उस विज्ञापन में शामिल करती है। जबकि एनसीटी का नियम यह है 2018 का कि बीएड वाले भी उसमें शामिल हो सकते हैं, बशर्ते यह है कि नौकरी लगने के बाद उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। नहीं, वो नियम है कि छूट है? वो नियम ही है, क्योंकि बकायदा उसमें संशोधन की है एनसीटी ने। नहीं, कोई छूट वो सरकार को उन्होंने छूट दी है कि आप चाहो तो बीएड वालों को शामिल कर लो, कि बीएड वालों को शामिल इसमें किया ही जाएगा? क्या है शामिल किया ही जाएगा, एक मैंडेटरी है। अच्छा, मैंडेटरी ही है, राज्य सरकार की मर्जी पे नहीं होगा। क्योंकि ये मैं इसके मामले को बताऊंगा आने वाले समय में। जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसमें बोला भी इस बात को, ठीक है, उसने अपने ऑर्डर शीट में। तो ये जो बीएड वालों को जब शामिल नहीं किया जाता है तो बीएड वाले इस विज्ञापन के खिलाफ सरकार को लेकर के याचिका लगाते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। ये राजस्थान की बातचीत चल रही है। तो राजस्थान के जो बीएड कैंडिडेट है, जब उनको मौका नहीं मिला, एनसीटी का नियम है कि बीएड वाले शामिल हो सकते हैं और एनसीटी के नियम को पालन नहीं कर रही है राज्य सरकार, जो कि एक बड़ी इकाई है और उसको मानने के लिए हर राज्य बाध्य है। तो जब ये बीएड वाले राजस्थान हाईकोर्ट में जाते हैं तो मामला बीएड और डीएड का शुरू हो जाता है वहीं पर से। अब ये मामले को पूरे अच्छे से जब सरकार जो कोर्ट सुनती है तो अंतिम फैसला ये आता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी कि बीएड वाले जो है ब्रिज कोर्स करके शिक्षक बन सकते हैं 1 to 5 पढ़ाने के लिए, शिक्षक बन जाए उसके बाद ब्रिज कोर्स कर लें। तो इसमें यह होता है कि जो फैसला आने के बाद, जो फैसला अगर इस पूरी सुनवाई में जो जजमेंट को मैं अगर सार तौर पर बताना चाहूंगा तो जो हाई कोर्ट जो है राजस्थान का कहना यह है कि जब ये समस्या आई एनसीटी के पास, एचआरडी मिनिस्ट्री के पास में, तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस समस्या को फॉरवर्ड किया एनसीटी को। और समस्या ये थी कि 1 to 5 जो है पढ़ाने के लिए उतने मात्रा में डीएड वाले है ही नहीं। हाँ। और सिर्फ डीएड वालों को लिया जाएगा तो सारे वेकेंट जा रहे हैं पद। हाँ। तो उसको कैसे भरा जाए, इस समस्या का निदान। तो जब एचआरडी मिनिस्ट्री के पास ये समस्या आया तो एनसीटी को इस समस्या को भेजा गया। तो एनसीटी ने क्या किया है, बिना कोई स्वतंत्र इकाई का गठन किए सीधे ब्रिज कोर्स को प्रपोजल दे दिया और एक गजट में पास कर दिया कि जो बीएड वाले हैं ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और वो नियुक्ति होने के बाद इनको ब्रिज कोर्स मैंडेटरी है, उसके बाद वो शिक्षक पद पर 1 to 5 पढ़ाने के लिए बने रह सकते हैं। वो डीएड के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा उसको। अब लेकिन ये जो गलती क्या हुआ,
जो एनसीटी ने क्या किया, कोई स्वतंत्र निकाय का गठन नहीं किया, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया। कोर्ट का कहना ये था कि सबसे पहले एनसीटी को कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठानी थी, जिसमें कोई शिक्षाविद हो, जो बड़े जानकार हो इस विषय को लेकर कि क्या वाकई में ब्रिज कोर्स करने के बाद वो डीएड के इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो इसी आधार पर जो है एनसीटी के गजट को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक, ये जो प्रोसीजर सही नहीं बिना है, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के खुद ही आपने कर लिए, खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे आपने कर लिया, आपने ये जो फैसला ले लिया। तो इस बीच में एक क्लॉज और जोड़ा कि एनसीटी तो एक बड़ी इकाई है और उसको मानने के लिए हर राज्य बाध्य है, और एनसीटी अभी जो नियम बनाया है कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और उसके इक्विवेलेंट है वो पेपर दे सकते हैं, वो चयनित हो सकते हैं। तो एनसीटी का ये जो फैसला है अभी जो है बरकरार है। तो राजस्थान जो सरकार है उसको भी ये चाहिए कि बीएड वालों को उस परीक्षा में शामिल करे, उस विज्ञापन में। तो इस आधार पर बीएड वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये भी क्लॉज जोड़ दिया गया। अब उससे कुछ जो हाईकोर्ट ने जोड़ा, हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि एनसीटी जो स्ट्रक्ट डाउन नहीं हुआ, एनसीटी का नियम इसको अमान्य भी नहीं घोषित किया गया है, और उससे पहले विज्ञापन आ चुका है। तो वो जो विज्ञापन आ चुका है उस विज्ञापन में एनसीटी के नियम को राजस्थान सरकार को मानना होगा, वालों को जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो अब ये मामला है उससे नाखुश हो गए बीएड वाले। अब आने वाले के लिए हमारा रास्ता बंद हो गया ब्रिज कोर्स के माध्यम से। तो बीएड वाले ने इस जो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को, राजस्थान के बीएड कैंडिडेट्स हैं। अब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में चला गया, उच्चतम न्यायालय में बकायदा ये सुनवाई चल रही है। उसी दरमियान बहुत सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में सारे जगहों पर जो विज्ञापन आ रहा है 1 to 5 पढ़ाने के लिए, और एनसीटी का जो नियम है अभी तक जो है समाप्त नहीं हुआ है वो मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सही या गलत नहीं ठहराएगी उस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है। तो अंतिम फैसला आया नहीं है। तो इसी तारतम्य में जब सभी राज्यों में विज्ञापन आ रहा था तो छत्तीसगढ़ में भी विज्ञापन आया। 2019 में एक वैकेंसी आई, उसी में बीएड और बकायदा एक भर्ती नियम बनाया गया एनसीटी के नियम को फॉलो करने के लिए कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए बीएड डीएड दोनों पात्र हैं, और ब्रिज कोर्स उसको कराया जाएगा नौकरी लगने के बाद सरकार के माध्यम से। वो कहीं से भी एक कर सकते हैं, नॉइज जो होता है एक अलग अलग जो इकाइयां हैं उसको कराती है। तो उसके बाद जो है ये हुआ, 19 की भर्ती पूर्ण हो चुकी। उसके बाद 2023 का मौका आया। एनसीटी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। फिर एक नई भर्ती आ गई, उस समय तक कोई फैसला आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। तो वो प्रक्रिया, यानी ये कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले जो विज्ञापन आया है उसका डेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है 4 मई को छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला जाए। लोक शिक्षण संचालय जो इकाई है उसने विज्ञापन निकाला, और वो विज्ञापन व्यापम के माध्यम से आया, और व्यापम में बिल्कुल उसके नोटिफिकेशन में शामिल था कि बीएड और डीएड दोनों पात्र है 1 to 5 पढ़ाने के लिए। उसको देख करके सारे जो बीएड और कैंडिडेट्स तैयारी किए, और एनसीटी भी बोलता है, एक साधारण से नियम है कि सबसे बड़ी जो सर्वोच्च इकाई है बोल रहा है कि आप बीएड करने के बाद 1 to 12 तक पढ़ा सकते हैं और डीएड करने के बाद 1 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। तो एक जो साधारण सोच का जो व्यक्ति बुद्धिमानी यही लगाएगा कि जब मैं बीएड करके वही पैसा मुझको देना है तो 1 to 12 के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, बीएड करूंगा, डीएड क्यों करूंगा। यहाँ पे मैं हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि बीएड करने के लिए लोगों का ग्रेजुएट होना जरूरी रहता है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। दूसरी तरफ डीएड जो है एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा कोर्स है, और इस डिप्लोमा के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। एक किस्म से डीएड जो है एक छोटी शिक्षा है, ये डिप्लोमा है। बीएड जो है ये एक डिग्री कोर्स है। इस फर्क को आप समझिएगा, क्योंकि पूरी बातचीत इन्हीं दोनों पर आधारित है। हाँ विकास, अब जैसा कि आपने स्वयं बताया कि जो नियम ये है कि 12वीं पढ़ने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर आपको बीएड करना है तो उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। और उसके भी ग्रेजुएट होने के लिए अगर आपको बीएड करना है, ग्रेजुएट होने के बाद तो ऐसे ही जाकर के किसी जगह एनरोल करके आप एडमिशन नहीं ले सकते, एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएड और डीएड के लिए कंबाइन जो होता है, अलग अलग भी होता है कई जगहों पे। तो जिसका रैंक ज्यादा रहता है वो बीएड के लिए शामिल हो जाता है। अब जिनका जो रैंक पीछे हो गया, सीधी बात है, मेरिट लिस्ट में रैंक जिनका पीछे है उनको बीएड में जगह नहीं मिल पाई तो डीएड में, तो वो डीएड में एडमिशन ले लिए। अब जो है स्थिति ऐसी हुई कि पहले तो प्री बीएड दिया, उसके बाद बीएड किए। अब बीएड करने के बाद भी आप डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते, उसके लिए आपको सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, टीईटी का एग्जाम होता है, सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और राज्य स्तर पर राज्य उसको कराती है। तो उस पेपर में भी आपको पास होना पड़ेगा, जो डीएड वालों को नहीं देना पड़ता। डीएड वाले 1 to 8 तक के लिए दे सकते हैं। अच्छा,
और जो बीएड वाले हैं वो पहली से 12वीं तक। पहली से 12वीं तक के लिए ऐसा है कि आपको लेक्चरर बनना है तो उसके लिए टीटी का एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, जो ये एग्जाम होता है टीटी का 1 to 8 तक के लिए ही होता है। तो अब लेक्चरर बनना है तो उसके लिए तो नहीं है। तो अब जो है व्यक्ति जो है शिक्षक बनने से पहले तो बीएड किया, प्री बीएड का एग्जाम दिया, बीएड किया, 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद जो है वह टेट का एग्जाम दिया। अब टेट को जब वो पास कर लेता है तो उसके बाद एक बेरोजगारी की समस्या है। अलग अलग जगहों पे जो पद खाली नहीं है सर, यहाँ पर तो नौकरियां निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। पद रिक्त है लेकिन सरकार उनको निकालती नहीं है, एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं, जो जिस विज्ञापन में हमने पेपर दिया उसके लिए आंदोलन धरने में भी बैठे हुए थे कि सरकार विज्ञापन को निकाले। जिसके बाद वो विज्ञापन आया। जो सरकार के घोषित पद हैं लेकिन खाली पड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनके लिए विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। तो ये क्या पिछली सरकार में भी था? ये जो है भारत हिंदुस्तान में कोई भी सरकार आ जाए, हाँ, बेरोजगारों की स्थिति वही रहता है। हाँ, आपको जो है जब तक आप सड़क पे लौटोगे नहीं, नारेबाजी नहीं करोगे, सरकार आपकी सुनती नहीं है। यानी पद खाली है, सरकार के ही बनाए हुए पद हैं, सरकार के घोषित पद हैं, और कहने के लिए उसका बजट प्रोविजन भी है, तभी घोषित है, तभी घोषित है वो, लेकिन उसकी भर्ती नहीं करते ताकि उसका खर्चा जितना टले उतना अच्छा, जितना उसको बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं, जितना लेट होगा पदों को भरना उतना सैलरी बचेगी, उतनी सैलरी बचेगी, वो दूसरे खर्चों पर उसको लगाएंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये जो टीटी के एग्जाम होने के बाद जब विज्ञापन आया तो छत्तीसगढ़ में जो विज्ञापन आ जाता है, ये जो विज्ञापन आया 4 मई, उसमें हम सब ने तैयारियां की और उसके बाद 10 जून को पेपर हुआ। और 10 जून के पेपर के बाद जो है 2 जुलाई को हम सबका मेरिट लिस्ट जारी हो गया, जिसमें बीएड और डीएड दोनों शामिल थे, एक कंबाइंड मेरिट बनाया गया। इसी दरमियान जो मैं बताना चाहूंगा, मामला जो है राजस्थान का हो चुका था, सुनवाई उसमें आ चुकी थी, फैसला आ गया था। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये जो फैसला का जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का रिजल्ट उसी समय आ जाता है। हमारे रिजल्ट जो 2 जुलाई को आया, उसके बाद अगला महीना अगस्त आता है। 11 अगस्त 2023 को बीएड डीएड मामले में फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना सुना देती है। वो क्या आता है? वो ये आता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा देती है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला ये था कि 1 से 5 तक के लिए डीएड वाले जो हैं वही पात्र हैं जी, वही और बीएड वाले लोगों को आप उसमें शामिल मत कीजिए। ये था। और सुप्रीम कोर्ट कहता है 11 अगस्त 2023 को कि ये फैसला जो है राजस्थान हाई कोर्ट का, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं, वो जो पूरी तरह लागू रहेगा। 11 अगस्त 2023 को ये फैसला, तो कहने के लिए तो वो फैसला राजस्थान के लिए था जी, राजस्थान के फैसले के खिलाफ था जी, हाई कोर्ट के जी, और राजस्थान के लिए था जी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता इस तरह से तय की थी तो वो पूरे देश पे भी लागू हो रहा था। जी जी। तो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जी, इस फैसले तक आप लोगों के सिलेक्शन का क्या स्टेट था? हमारे सिलेक्शन का ये स्टेट था कि हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, जिसमें हमारा मेरिट लिस्ट जारी हो चुका था। सिर्फ हमको जगह बताना बाकी था कि आपको इस जगह पे जाकर के ज्वाइनिंग लेटर लेना है। 2 जुलाई को हमारा पूरा मेरिट लिस्ट आ गया है। नहीं, जगह तो पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट बस बाकी था। जी जी, मतलब मान के चलो एक ही चरण बस बाकी था कि आपको जगह बताता और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 11 अगस्त 2023 को कि बीएड वाले 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। ठीक है। अब ये जो है डीएड वाले जो यहाँ पर जो रैंक जिनका पीछे था या आगे हो, जो भी हो, है ना, अब कोर्ट के फैसले के बाद हर किसी का अधिकार होता है, तो वो अपने को अधिकार मान करके यहाँ हाई कोर्ट चले गए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। डीएड वाले हाई कोर्ट चले गए छत्तीसगढ़ में। हाई कोर्ट क्यों गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए फायदेमंद हो गया कि जो मेरिट लिस्ट कंबाइन जारी हुआ, जो सेलेक्ट होना है तो होगा डीएड वाला और बीएड वाला, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीछे रैंक में हैं, उनको लगा से बीएड को अगर बाहर कर देंगे तो हमारा ऊपर रैंक आ जाएगा, उसके जगह हमको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा कहना ये था कि मान लो की बात आपको चैलेंज करना भी था, जो विज्ञापन आया उस विज्ञापन को उसी समय चैलेंज कर देना था। जैसे कि अभी आरक्षण, लेकिन हर एक को अपना अपना रास्ता ढूंढने का हक है। उनको लगता है कि इस रास्ते से हमको नौकरी मिल सकती है, तो उन्होंने वो रास्ता चुना। ये तो सच बात है कि किसी को लकीर मिटाना आता है और किसी को अपनी लकीर लंबी करनी आती है। मुझको भिलाई जाना है, आप मेरे थोड़ी समझाओगे, आप बिलासपुर होके निकल जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसमें मेरा कहना यह है कि जैसे ही 11 अगस्त 2023 को फैसला आया, जब डीएड वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध हो गया। अब वो जो है 21 अगस्त को, जैसे ही 21 अगस्त को इस फैसले को लेकर के
कि बीएड वालों को इसमें शामिल ना करें, काउंसलिंग की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ अलग रखा हाई कोर्ट जाए, गए, पृथक रखा जाए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट गए, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को दृष्टिगत रखते हुए बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाए काउंसलिंग में, ये आदेश दे दिया। हाँ, ये एक आदेश दे दिया। हाँ, अब जो है ये तो आदेश, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आप लोग बाहर हो गए थे उस लिस्ट उस से। लिस्ट से हम लोग को बाहर हो गए। ठीक है। वर्तमान सरकार ने हमको और विभाग ने हमको काउंसलिंग की प्रक्रिया से पृथक कर दिया। वर्तमान यानी उस समय वर्तमान की, मतलब उस समय जो सरकार थी, तत्कालीन, तात्कालिक सरकार उस समय थी। वर्तमान तो आज बीजेपी की हो जी जी, गई। आप उस समय तत्कालिक जो वहां की सरकार थी, हाँ, भूपेश बघेल की ने सरकार थी उस समय। आप लोगों को काउंसिलिंग से बाहर कर दिया हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक। जी, अब इसी में एक मैं और प्रकाश डालना चाहूंगा कि हर बार जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप लगता है, तो उस समय तात्कालिक सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको नियुक्तियां दे दी। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपने स्तर पर नियुक्तियां हमको नहीं दी। हम लोग इस फैसले के लेकर के, इस फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब हम लोगों को भी आहत हुआ, क्योंकि ये जो है हम इतने दिनों तक मेहनत किए, एनसीटी के नियम के अनुसार हमने बीएड किया, सिलेक्शन हमारा हो चुका है। कई लोगों ने जमीन बेच करके पढ़ाई की थी, कई लोगों ने, मैं उधार मांग करके, मेरा जो दोस्त है उससे, जो छात्रावास अधीक्षक के पद पर है, मैं अपना फॉर्म भी भरता था, उससे उधार मांग करके अपना फॉर्म भरता था, और जो मुझको फीस देना था लगभग जो है सिलेक्शन के लिए जैसा पीएससी में होता है, कुछ पैसा वैसा भी लगा था क्या आप लोगों का? नहीं, इसमें जो है किसी भी प्रकार का, ये जो पूरी प्रक्रिया है एकदम पारदर्शी तरीके से हुई थी। मेरे पास तो ऐसा है कि फॉर्म भरने का पैसा नहीं था, तो हम उस पैसे पास नहीं, और कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे। इसमें किसी जैसा पीएससी का रोज सामने आ रहा है जी जी कि पैसा दे दे के सिलेक्शन हुआ था। जी जी, तो आप लोगों की लिस्ट में पैसा नहीं चला था? नहीं, इसमें पैसा नहीं चला था। और इसमें मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, इसका जो पीएससी का जो भ्रष्टाचार ये हुआ व्यापम ने किया था, इसको व्यापम ने किया। और पीएससी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके चलते हमको भी सुनना पड़ता था। जो व्यक्ति इसके जानकार नहीं है, बीएड डीएड और कोर्ट के मामले में, किसी विधायक के पास हम जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक, तो कहते थे कि ये लोग भ्रष्टाचार वाले होंगे, कितना पैसा देकर के आप लगे हो। हाँ, मेरे भी मन में यही सवाल उठा। ये तो आम धारणा बन चुकी है कि उस समय जितनी भर्तियां हो इस टाइप की होती है ना। लेकिन जो है कि अगर कोई पैसा देकर के लगा है कि सारी उस समय नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है प्रदेश में जी, और अभी कवर्धा या कहीं कहीं पर पुलिस भर्ती हो रही थी, राजनांदगांव, उसमें भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। खुद सरकार ने उसको रद्द किया है, प्रक्रिया को, या रोका है। और अगर मुझको ठीक याद है, 1 दर्जन तो पुलिस वाले गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें अभी तक। जी जी, ये मेरे भी संज्ञान में है, मैंने इसको समाचार पत्र अखबारों में पढ़ा है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसी समय भ्रष्टाचार था और आज खत्म हो गया है। आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट की पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, 1 दर्जन गिरफ्तार हो चुके हैं और पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है, उसका मतलब है भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा था। ये तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए दुर्भाग्य है। सरकार बनी है युवाओं के आधार पर ही तो सरकार बनी है। आपका कहना यह है कि आप लोगों से उस समय पैसा नहीं लिया गया? इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं चला था, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसमें जो चयन प्रक्रिया हुई थी और उसके आधार पर हमारी नियुक्तियां हुई थी। अब जो मैं तो आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट, अपन पटरी पे लौट आए। मेरी आदत है थोड़ा बहकने की। जी जी, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ कि बीएड को बाहर करो सिलेक्शन काउंसिलिंग से, तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ हम माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। तो 29 अगस्त 2023 को हमको एक अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल जाता है। वो क्या? वो राहत ये था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी थी फैसले आने के पूर्व में। तो इनको जो है भर्ती प्रक्रिया से अलग ना किया जाए, इनको शामिल कर लिया जाए काउंसलिंग में, और इनके जो नियुक्ति पत्र है उनमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया, ये जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा। जो मामला टू आउटकम ऑफ द केस इन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक। तो इस आधार पर अब हमको नियुक्तियां मिल गई, काउंसलिंग में हम शामिल हो गए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन सशर्त नियुक्ति थी। सशर्त नियुक्ति थी, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आपकी नियुक्ति पत्र में बाकायदा लिखा गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुरूप रहेगी। जी जी, और ये सशर्त नियुक्ति आपको दी जाती है। ये ऐसे ही सशर्त लिखा हुआ है। ये जो इस सशर्त, आज लोगों को याद है कि ये बीएड डीएड का मामला चल रहा है। तो मैं 2012 से जब से छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन का रेशियो को 50 से 58 बढ़ाया गया है, जबकि इंदिरा साहनी बनाम केस में बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर रमन सिंह ने जब अपनी सरकार थी तो उस रेशियो को बढ़ाकर के 58% किया गया। तब से लेकर के जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसका हाल ही में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है मामला,
तो तब से 2012 से ऐसे ही सबके नियुक्ति पत्र में लिखा गया है, नियुक्ति पत्र में जी, लिखा ये गया मामला है। हाई वो कोर्ट तो सुप्रीम ठीक कोर्ट है। के निर्णय के वो अधीन तो रहेगा। ठीक है। तो वैसे ही हमारे में भी लिखा हुआ हाँ, था। हाँ। तो ये जो है अब कोई आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं की गई है। जो भी मामला कोर्ट में चलते रहता है और उस बीच अगर नियुक्ति जरूरी है जी तो वो कंडीशनल ही होती है। जी जी वो कंडीशनल तो अप्लाई वो होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको सशर्त नियुक्ति जी, दे जी, दो, इस मामले के निपटारे तक इनको आप टीचर बना दो, फिर जैसा मामला तय होगा जी, जी। उस आधार पे इनका भविष्य तय होगा। इसमें मैं एक चीज और थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि जब हम जाते हैं गुहार लगाने के लिए, आपके तो नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ था, आप खुद उसको एक्सेप्ट किए हैं, है ना, तो आप हमारे पास क्यों आते हैं आप? तो मैं कहना चाहूंगा कि 2012 से लेकर के अब तक की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें ऐसे ही शर्त लिखा गया है उस मामले में, रिजर्वेशन वाले मामले में, तो क्या सरकार इतनी संख्या में जो लाखों नियुक्तियां हुई उनको सड़क से बाहर फेंक देगी? क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला तो प्रतिकूल आया है। हालांकि वो जो मामला उच्चतम न्यायालय में है, और मैं जहां तक समझता हूं कि इंदिरा साहनी वाले बनाम केस में सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बोलेगी 50% उस रिजर्वेशन को ऊपर कीजिए, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास फिर से वो धर्म संकट रहेगा। तो ये संकट को खड़ा कौन करता है? सरकार ही खड़ा करती है। सरकार खड़ा ये जो मेरे क्लास में अगर वो लिखा गया है, ये एनसीटी की गलती की वजह से हमारे में लिखा गया है। एनसीटी अगर ऐसा नियम नहीं बनाती कि बीएड वाले शामिल नहीं हो सकते, तो ना तो हम उस विज्ञापन को देखते, ना तो उसमें भरते, हम कोई दूसरी तैयारी करते जहां पर अपने समय और ऊर्जा धन को लेकिन कुल खपाते। मिला के अपन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों को एक कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला जी, और वो सशर्त नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वो खत्म हो गई। अब वो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक खत्म हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इतने नियुक्ति खत्म करो जी, बार बार कहा। मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट पिटीशन में भी गए लोग कि सरकार खत्म नहीं कर रही है, बर्खास्त नहीं कर रही है। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, डेट दी 15 दिन में खत्म करो, ऐसे ही हुआ। जी जी, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट ने आसानी से आपकी नौकरी खत्म नहीं की। हाँ, आसानी से खत्म नहीं की। काफी हाईकोर्ट ने बार बार बाह मरोड़ी सरकार की, तब जाके खत्म की है। इसमें एक थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा मैं, जिसे हाई कोर्ट के अधीन में रहेगा, क्लॉज में लिखा। आप बार बार केवल प्रकाश डाल रहे हो, बीच बीच में रोशनी भी डाल सकते हो, थोड़ा महिलाओं को भी मौका मिले। जी जी बिल्कुल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हम तो खिलाफ हैं। आप तो रोशनी भी प्रकाश डाल रहे हो। नहीं सर, रोशनी भी है, प्रकाश भी है, और बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो इसमें यह होता है कि हाई कोर्ट का जब ये फैसला आता है, तो उसी दरमियान जो ये मामला जो है क्लियरिफिकेशन नहीं रहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, कि ये जो फैसला है, जो बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, क्या 11 अगस्त 2023 के पहले से लागू हो जाएगा या बाद में? क्या इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा या नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का इंडोर्समेंट है ये, तो वो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जिस दिन आया था, क्या उस दिन से लागू होगा और क्या उस दिन से केवल राजस्थान में लागू होगा या उस दिन से पूरे देश में लागू होगा जी, या राजस्थान में उनके फैसले से के तारीख से लागू होगा और बाकी देश में सुप्रीम कोर्ट के इंडोर्समेंट के डेट से लागू होगा? बड़ा दिलचस्प मामला है ये। अब ये पेच अभी भी फंसा हुआ था। आप बुरा मत मानना भाई कि आपकी नौकरी गई, मैं उसको दिलचस्प बोल रहा हूँ। मैं केवल कानूनी जटिलता को दिलचस्प बोल रहा हूँ। आप लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है। आप विरोध में काला शर्ट पहन के बैठे हो, मैं भी काला टी शर्ट आपका साथ देने के लिए पहना हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो है बात है कि मैं तो कोर्ट में जब जाता था, कोर्ट रूम में, मैं खुद याचिका करता रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि मुझको तो वकालत की ही पढ़ाई कर लेनी थी, जब इतनी फीस हम देते थे। मतलब जो मैं जब भारत के संविधान को पढ़ता था, तैयारी करता था, तो एक ब्रिटिश जो वेत्ता है, जो संविधान को लेकर के अपना कोड दिए हुए थे कि जो भारत का संविधान है वकीलों के लिए स्वर्ग होगा। मुझे आज तक वो प्रैक्टिकली मैं उससे रूबरू नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने देख लिया। एक आम आदमी है, अगर वो न्याय चाहता है तो उसके लिए भारत में न्याय उसके बस की बात नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूँ। एक कहावत है पुरानी कि नर्क देखने के लिए मरना पड़ता है, तो आप लोग उसी से गुजर रहे हो। बिल्कुल, 1.5 साल से सर ऐसा है कि 1.5 साल पहले मेरा जो वजन था 69 किलोग्राम था, और ये जो यातनाएं या पीड़ाएं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो आज हम सह रहे हैं, मेरा वजन जो है 9 किलोग्राम घट चुका है। मैं 60 किलोग्राम पे हूँ। अब मेरे अंदर में जो भी प्रोटीन विटामिन थे वो सारे जा चुके हैं। मतलब कभी भी ऐसी स्थिति है कि मैं कहीं पर खड़ा हूं तो कहीं पर गिर जाऊंगा। मतलब इतनी हम लोग ने यातनाएं सही हैं। अब ये हो सकता है कि भारत के एक सिस्टम में का हिस्सा होने के कारण हम उसको भुगत रहे हैं। मुझे पता नहीं कि जो भगत सिंह
या चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी ने या नेहरू ने क्या ऐसे भारत के सपने देखे थे कि जो एनसीटी में बैठने वाले अधिकारी ऐसे नियम बनाएंगे जो इसके चलते जो भारत के करोड़ों युवा प्रभावित होंगे। सर मैं वहीं पर पुनः आ जाना चाहता हूं। ये जो बात आप बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा दर्शकों के सामने ये क्लियर करना चाहूंगा। एनसीटी के नियमों की वजह से ये जो विसंगति खड़ी हुई है आज पूरे देश में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है, इसको समझने की ज़रूरत है। इससे देश का हर प्रदेश प्रभावित हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो कुल 2800-2900 लोगों की बात है। पूरे देश को अगर देखें तो लाखों लोगों की पात्रता या नौकरी खत्म हो रही है इससे। ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि 1 से 5 तक की पढ़ाई करवाने के लिए जो कम शिक्षित लोग जो हैं डीएड किए हुए, केवल उन्हीं को पात्र बना दिया गया है और बीएड के लोगों को बाहर कर दिया गया है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की पढ़ाई करने के लिए पहले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, फिर एक आध कोई टेट की एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा करके जो आते हैं उनको डीएड के मुकाबले अपात्र मान लिया गया है 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। ठीक कह रहा हूं मैं? ये इनका दर्द है। मैं अभी डीएड वालों से बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं इनका झंडा लेके नहीं चल रहा हूं, लेकिन इनका जो कहना है उसको मैं सरल शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मामला बड़ा उलझा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन पिटीशन एक फाइल हुई कि डेट बताइए। तो क्या डेट तय हुई इसमें? अब डेट इस प्रकार से, मध्य प्रदेश, पहले तो पश्चिम बंगाल के बच्चे चले जाते हैं जिनको मेरिट लिस्ट में नाम आया था, हमारा क्या होगा? तो वो जो है एसएलपी डिसमिस हो जाती है। क्योंकि आपका कोई राइट जनरेट नहीं हुआ है, आप इसमें नौकरी में लगे नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति एसएलपी लगे करके आते हैं तब हम सुनेंगे जिनकी राइट जनरेट हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में नियुक्तियां हो चुकी थी। तो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, सरकार ही वहां पर गई, यहाँ पर बच्चे के बजाय सरकार स्वयं गई, सरकार खुद हाई कोर्ट में सुन रही थी। लेकिन उनको लगा, वहां के जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, उनको लगा कि फैसला हमारे विपरीत भी आ सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जो है फैसला कि सारे बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो बीच में ही हाई कोर्ट नाराज भी हुआ। वहां पे ये सीधे उठा करके फैसले को, मतलब विषय को लेकर, पिटीशन को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट से वापस ले लिया, और सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वहां के जज नाराज भी हो गए। तो उसके बाद ये मामला जो उच्चतम न्यायालय में गया, तो उसी दरमियान जब हम यहाँ पर कार्यरत हैं विगत 1.5 वर्षों से, तो यहाँ पर हमारी जो संवाद होती थी शिक्षा सचिव जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से। कौन से वाले मुख्यमंत्री से? ये अब पूरा जो मामला आ चुका है वर्तमान समय की सरकार की, यानी कांग्रेस सरकार की चले गए हैं। ये मौजूदा सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो उसमें यह हुआ कि हम हर बार जाते थे कि मध्य प्रदेश की एक याचिका लगाए हुए है सर, वहां पे क्लेरिफिकेशन का कि ये डेट को लेकर के कहीं ऐसा ना हो जाए कि फैसला हमारे प्रतिकूल आ जाए। तो छत्तीसगढ़ को स्वयं उसमें पार्टी बनना चाहिए और हमारे विषय को भी वहां पर अच्छे से रखना चाहिए, मजबूती के साथ में। तो यहाँ पर जो है सारे अधिकारी हो चाहे प्रतिनिधि हो, जन प्रतिनिधि, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खुद को पार्टी नहीं बनाई, और वहां पर एक ऐसा फैसला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक लकीर खींच देता है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको ब्रीच कोर्स करा करके सुरक्षित रखा जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ रखने के लिए तुषार मेहता जी को हायर किया, सॉलिसिटर जनरल को, और वहां पर अपनी मजबूती से पक्ष रखाया, जिसके चलते जो वो लाइन भी खींची गई। मध्य प्रदेश में नौकरियां नहीं गई, मध्य प्रदेश में नौकरियां नहीं गई, और छत्तीसगढ़ में गई। हम तो कह रहे थे कि वहां पर तो पार्टी बन जाए। यहाँ अभी जो सरकार है जी, ये सुप्रीम कोर्ट में खड़ी नहीं हुई जाकर। देखो सर, क्या होता है कि हमको एग्जाम देना है, कोई बच्चा ऐसा होता है एग्जाम में केवल फॉर्म भरता है और बैठ जाता है, उसके नंबर 0, 1, 2, 5, 10, 20 आ जाते हैं, वो फेल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं और मेरिट में आ जाता है। तो सरकार ने वही गलती की, केवल जो याचिका लगा देते थे और खाना पूर्ति के लिए किसी भी एक रैंडम वकील को खड़ा कर देते थे, जो मजबूत वकील को जहां पर खड़ा करके हमारे पक्ष को रखा जाना था, वो कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक बड़ी गलती और चूक हुई, और उसको स्वयं मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कहना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात होती थी जब इस विषय को, जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट, कौन सी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, 2 कार्यकाल की बात कर रहे हैं, किरण सिंहदेव जी से हमारी बात होती थी। सारे तमाम सांसद और जनप्रतिनिधि की
सद्भावना हमारे के साथ, या सांत्वना जो बोल सकते हैं, संवेदना, संवेदना हम लोगों के साथ में है, या वो खुद मानते हैं, या हो सकता है शब्द भर रहे हों, वो शब्द भर रहे हो, ये भी हो सकता है। अब पता नहीं उसके पीछे कारण क्या है, मुझे तो मैं नहीं जान सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लकीर खींचा गया 11 अगस्त 2023 का, वो हमारे लिए एक बड़ा प्रतिकूल हो गया, और उसी फैसले के चलते हाई कोर्ट अब तो क्लियर हो गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन ये आया आदेश जी कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो नियुक्त हो चुके हैं जी वो बने रहेंगे। 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त नहीं हो सकते अब बीएड वाले 1 से 5 के लिए। जी ये फैसला था। जी जी आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था, आपकी नियुक्ति नहीं हुई थी। हमारी नियुक्ति नहीं हुई थी 23 के पहले। 23 के पहले। तो आप लोग इस सरकार के समय, जो बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में है, इस समय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, क्लेरिफिकेशन जो आया जी, उसके तहत आपका नहीं हो सकता था। हमारा नहीं हो सकता था, ये दिक्कत है जी। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखा होगा, क्लेरिफिकेशन को देख लिया और क्लियर हो गया। 29 अगस्त 23 बतला रहे हैं आप जी। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल डेट तक उसने तय कर दी है। आप लोग उस डेट तक नियुक्ति नहीं पाए थे, आप काम नहीं कर रहे थे जी उस डेट तक। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट है, तो आपको हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और आपकी जो नियुक्ति हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सशर्त हुई थी। तो उस शर्त का इस्तेमाल किया हाई कोर्ट ने और कहा कि ये सशर्त नियुक्ति है, इनको आप हटा दीजिए इतने लोगों को। क्यों कहा हाई कोर्ट ने? क्या आप लोग एक एक कुर्सी पे 2-2 लोग बैठ गए थे कि कुर्सियां और खाली नहीं है टीचर्स की? क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? सर मैं तो कहूँगा सरकार अभी ढिंढोरा पीट रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमने लागू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ की स्कूलों का हाल ये है, मैं जहाँ खुद स्वयं पदस्थ हूँ, यहाँ पर जो है बोझ इतना है शिक्षकों के ऊपर में। वो शिक्षक जो है एक बच्चे का जाति भी बनवाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवाएगा, उसका आय भी बनवाएगा, उसके बाद उसकी अपार आईडी आधार भी जनरेट करेगा, उसकी आधार में त्रुटि क्या है उसको भी सही कराएगा। और कई बार सर्वर काम नहीं कर रहा है, कई बार नेटवर्क नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसकी चुनाव ड्यूटी भी उसको करना है। मतलब जो है शिक्षक तो अन्य कार्यों में इंगेज रहता है। और स्थिति ऐसी है कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए मैं अपने विद्यालय की बात बता रहा हूँ, जहां पर 3 टीचर हैं। एक एचएम है, वो ऑफिशियल कार्यों में ही व्यस्त रहता है, इन तमाम कार्यों में। उसके बाद हमारे ही खुद ड्यूटी और प्रशिक्षण लग जाता है। तो वहां पर जो है 50 बच्चों के पीछे, अब क्लास बच्चे 50 हैं, टीचर 2 हैं वहां पर। यहां पर कहीं पर एक ही टीचर है। अब उसको पहली 5वीं के 4 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, तीसरी के 3 सब्जेक्ट और पहली दूसरी के 3-3, 4-4 सब्जेक्ट। मतलब एक टीचर के ऊपर 20 सब्जेक्ट की जवाबदेही है। अगर वो जब तक अंग्रेजी पढ़ा रहा है बच्चों को, क्लास में जाके एक टीचर पढ़ाते हैं, वो एक साथ बैठा के पढ़ाना पड़ता है उनको, कैसे अलग जाएगा वो? तो पहली से 5वीं तक को एक साथ पढ़ा देता है। पहली से 5वीं को एक साथ पढ़ा, ये विडंबना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है। मतलब ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है क्या है? आप जितने तरह का काम स्कूल टीचर पे बता रहे हो जी, मुझको लगता है कि बैला जो रहता है ना, बैल जिसको छत्तीसगढ़ में बैला कहते हैं जी, उसको पहले 2 घंटा घानी में जोत दो ताकि तेल निकाल ले जी। फिर उससे खेत जोतवा लो, 4 घंटा खेत जोतेगा जी। फिर फसल को लेके वो बैला गाड़ी में जोत दो उसको, तो मंडी ले जाएगा, मंडी भी ले जाएगा वो। तो ऐसी स्थिति आप बता रहे हो? ऐसी स्थिति शिक्षकों की है। हाँ। और पुनः मैं और उसके बाद भी कुर्सियां खाली है, शिक्षकों के पद खाली हैं। रिक्त पद खाली हैं। जो जन घोषणा पत्र था इनका 57,000 रिक्त पद इन्होंने बताया था। ये विधानसभा चुनाव का बीजेपी का जन घोषणा पत्र है। हाँ। उसके बाद जब जो है सरकार बनने के बाद जो है, हाँ, यहाँ पर विधानसभा में प्रश्न उठाया गया। हाँ। तो वहां पर जो है सदन में, जब उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन में पटल में जो है कहा, लिखित रूप में बताया कि छत्तीसगढ़ में 33,000 पद रिक्त है। यहाँ पर 33,000 पद रिक्त हैं और जो 3,000 शिक्षक कार्य कर रहे थे उनको सड़क में ला दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो अब 36 हो गए। अब वो 36 हो गए, 3 और जुड़ गया उसमें, सीधी बात। तो अब ये स्थिति ये है कि जो हाईकोर्ट, तो ये 33,000 जो बृजमोहन जी ने विधानसभा में मंजूर किया था कि इतने पद खाली हैं जी, उसमें से अभी तक भरे कितने हैं? उसमें से एक भी नहीं भरा गया है अभी, पूरे के पूरे रिक्त हैं। 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। इस 1 साल में स्कूल शिक्षक का कोई पद नहीं भरा गया, कोई भी पद नहीं भरा गया है।
33,000 में से 33,000 में से एक भी पद नहीं भरा मुझको गया। क्यों याद पड़ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी भरेंगे पदों को, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। सिर्फ जो है कहा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव था। अच्छा, लोकसभा चुनाव था इसलिए कहा गया था। अब उसके बाद चुनाव होने के बाद कौन नेता, कौन वोटर, कौन जनता, किसी से कोई मतलब नहीं। अभी जो पंचायत म्युनिसिपल का चुनाव है इसमें फिर कहेंगे क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। इसी कारण व्यापम का एक कैलेंडर जारी कर दिया गया। एक मेरे पहचान के पत्रकार हैं, व्यापम के द्वारा बम्पर भर्ती और एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछला व्यापम का ईयर है, भास्कर की रिपोर्ट है, व्यापम का 0 ईयर घोषित हुआ है। 0 ईयर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं 12 महीने में कोई अपॉइंटमेंट नहीं। और जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पहले की जो भर्ती थी, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की, वो तो पूर्व जो चल रहा था, एग्जाम तो हो गई थी। जी, उस नियुक्ति को अगर आप इसमें काउंट कर लेंगे तो ये तो गलत बात है। आप अगर कैलेंडर बना करके बड़े बड़े फ्लेक्स में छाप दिए कि ये जो है हम इतने हजार रिक्त पदों पर भर्ती दे दिए, आप जैसे ही एयरपोर्ट से निकलेंगे, माना एयरपोर्ट से, तो सरकार किसी की भी रहे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रहे, वर्तमान सरकार रहे, सिर्फ प्रक्रिया को, विज्ञापन को, वित्त से अनुमति मिला और हम इतने लोगों की भर्ती कर रहे हैं, भर्ती दे दिया, इतने लोगों को रोजगार मिला। तो ये सिलेक्शन पिछली सरकार के समय का था, पिछली सरकार का है। एक 33,000 पदों में से एक पद नहीं भरा गया है। तो ये व्यापम का 0 ईयर रहा, ये 0 ईयर, फ्रेश अपॉइंटमेंट कुछ नहीं हुआ, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि 1 लाख जो है सरकारी नियुक्तियों का भर्ती का जो वादा किया गया था, 1 साल निकल गया, एक भी भर्ती नहीं हुई है। अगर ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा गिना रहे हैं 200-250 का, मान लो की बात, तो एक वर्ष में अगर 200, तो 5 वर्षों का भी एक वर्ष तो निकल गया, तो 4 वर्षों में 4 दूनी 800। क्या 800 पद को ही ये लोग भरना चाहते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं। अब मुझको ये बतलाओ, अपन इधर उधर दुनिया भर का नेतागिरी का बात कर रहे हैं, इसमें हल क्या है? आप लोग आज सड़क पे आ गए हो, आप लोग बर्खास्त तो हो गए हो, न स्कूल पढ़ाने जा सकते, न आपको तनख्वाह मिलने वाली है जी। कई लोग इसके पहले दूसरी सरकारी नौकरी में भी थे शायद, जी। इस नौकरी को बेहतर मान के यहाँ आए जी, या प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट स्कूल में, उसको छोड़ के यहाँ आए जी। अब आप जिन लोगों से मिलते हो तो क्या हल क्या है इसका? यानी सरकार के, मान लीजिए मैं सरकार हूँ जी, आप मुझको बतलाओ कि आपके साथ क्या मैं सलूक करूँ? जी, मैं बताना चाहूँगा तो हल खुद कोर्ट ढूंढ रही थी। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ही लोगों को पूछ रहा था। हाँ, कि ऑन रिकॉर्ड में है, कैमरे में, आप उसको स्वयं सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। हाँ, कि छत्तीसगढ़ शासन जो है इन बच्चों को कहीं और एडजस्ट कर सकती है, एकोमोडेशन, समायोजन। ये किस समय की बात है? भूपेश सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय की बात है। इस सरकार की बात है। क्या ऐसा कोई प्रपोजल है आपके पास, सरकार के पास, कि इन बच्चों का जो लाइफ जनरेट हो चुका है, आजीविका, तो इसको आप कहीं पर मर्ज करना चाहते हैं, कहीं पर समायोजित करना चाहते हैं? इस बात को जब जज साहब पूछ रहे थे तो ऐसे वकील को सरकार के द्वारा खड़ा किया गया था, जहां पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही थी। सेकेंड सेशन के दौरान जज साहब पूछ रहे थे, वेयर इज नटराजन? और नटराजन जी तो जज उस कोर्ट रूम से गायब हैं। कौन थे नटराजन? नटराजन जी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों का जो एक वो होता है पैनल, उसमें से थे। नहीं, किसके वकील थे आप लोग? ये छत्तीसगढ़ शासन के वकील थे। छत्तीसगढ़ सरकार के वकील जो हैं जी, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय, जो आप कह रहे हैं सेकेंड हाफ में जी, वहां मौजूद नहीं थे। मौजूद ही नहीं थे। जिसको आप बता रहे थे कि हम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को वहां पर खड़ा कर रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये सुनवाई थी कितनी लंबी? लगभग ये 5 घंटे की सुनवाई चली है। उस 5 घंटे की सुनवाई में मैं तो देखता हूं कि इतनी बड़ी सुनवाई अपने जीवन काल में मैं स्वयं वहां पर उपस्थित होकर के देखा, एक बहुत बड़ी सुनवाई थी। ये तो संविधान पीठ वगैरह का सुनवाई इतना लंबा चलते मैंने सुना है, मैं तो 5 घंटा नहीं सुना हूँ। पूरा सेशन जो दिन, उस दिन का पूरा सिर्फ बीएड और डीएड मामले को सुना गया, और छत्तीसगढ़ के विषय को। तो ये कितना देर थे वहां पे छत्तीसगढ़ के वकील नटराजन साहब जो आप बोल रहे हैं? जो शुरुआत में जो प्राइवेट वकील थे उनको सुनी, हाँ, सबसे पहले, हाँ, तर्क को, हाँ, जज साहब ने, हाँ, और उसके बाद जब सरकार के पक्ष को जानना चाहिए, हाँ, तो जब सरकार के पक्ष को वहां पर बताना था, हाँ, तो वहां पर जो है इनके वकील कोर्ट रूम छोड़ करके बाहर चले गए थे। और लौटे ही नहीं।
तो ऐसी स्थिति में कैसे हमारी नौकरियां बच सकती आप हैं? मौजूद थे वहां? मैं स्वयं मौजूद था, साक्ष्य हूं वहां पर, मेरा ऑनलाइन उसका वो भी है, टिकट में नहीं उसको तो प्रस्तुत कर सकता हूं। आप पहचानते थे एडवोकेट नटराजन को? बिल्कुल बिल्कुल, नटराजन जी को मैं पहचानता हूं, सारे वकीलों को वहां पर पहचानता हूं जो है, क्योंकि मैं शुरू से 1.5 वर्षों से। आपका तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट दी छत्तीसगढ़ के नहीं, वकील को सुनने के लिए? उसी दिन उसका फाइनल जजमेंट दे दिया गया। आपका कहना ये जो फाइनल हियरिंग चल रही थी, जिस दिन फाइनल जजमेंट दिया जी, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जब छत्तीसगढ़ के वकील को पूछा, जी, सरकार के वकील को, जी, तो वो नहीं थे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय वकील है, हाँ, जैसे कि हाई कोर्ट का वकील होता है, हाँ, वो सहयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील को जाए रहते हैं बताने हाँ, के लिए, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से पैरवी सुप्रीम कोर्ट के पैनल के वकील करने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ करने सरकार वाले। ने उनको हायर किया है, वो नहीं थे। वो वकील थे ही नहीं, नटराजन साहब। अब इसको आप हमारा दुर्भाग्य कहें या सरकार की उदासीनता कहें या लापरवाही कहें, जिस रूप में ही नाम दिया जा सकता है, जिसके चलते हमारा पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया। और कोर्ट एकोमोडेशन की बात की, ऑन रिकॉर्ड में है, एकोमोडेशन का मतलब समायोजन होता है, क्या विभाग इनका समायोजन करना चाहती है? तो कोई बोलने को नहीं था? कोई नहीं था, कोई ऐसा प्रपोजल सरकार की ओर से गया ही नहीं था। सरकार अगर पहले से ये मसौदा तैयार कर लेती तो आज ये स्थितियां आती ही नहीं। चलो ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो आ चुका है, और ये 28-2900 लोगों की बात है, 28-2900 लोगों की बात है, कोई एक व्यक्ति नहीं है इसमें। जितना अपॉइंटमेंट ये सरकार साल भर में कर नहीं पाई है जी, तो अगर हम देखें कि सरकार ने साल भर में क्या किया, तो अपॉइंटमेंट किया 200, 300, 400 लोगों का, जैसा आप बतला रहे हैं। जी, जी, और खोया 2800-2900 लोगों को, 28-2900 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी एक लापरवाही की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग के जजमेंट के समय, जजमेंट के ठीक पहले, जी, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो प्रमुख वकील जिनको वहां बहस करना था, जी, वो छोड़ के चले गए, लौटे ही नहीं। छोड़कर चले गए, उसके बाद लौटे ही नहीं वो। जज साहब ने अपना जजमेंट लिख दिया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मामलों को सुनता हूं जी, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं कि सरकार का वकील जो है वो चले जाए छोड़ के और लौटे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार बड़ा कड़ा रुख अख्तियार करता है ऐसे में कि आपने वकालतनामा लगाया हुआ है और ये फाइनल हियरिंग चल रही है, हम 5 घंटे से सुनवाई कर रहे हैं। जी, जी, और सुप्रीम कोर्ट के जिस मामले में 5 घंटे सुनवाई चल रही है, आपका मुवक्किल छत्तीसगढ़ सरकार है, उससे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता था? वही तो समझने की बात है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने, तो आप लोग बाद में उनसे जाके उनके घर दफ्तर में मिले नहीं कि साहब आप कहाँ चले गए थे? नटराजन जी को तो हम वहां ढूंढ नहीं पाए। हम सीधे जैसे ही छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं, सीधे किरण सिंहदेव जी के पास, पवन साई जी के पास पहुंचे हम, और सीधे उनको स्पष्ट रूप से बताया। वो इस बात से अवगत है और उन्होंने कहा कि वाकई में एक चूक हुई है। वो अब वो ऑफ द रिकॉर्ड है, हार रिकॉर्ड में कोई कहेगा नहीं कहेगा उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है गलती सरकार से हुई, सरकार के वकील के माध्यम से हमारे पक्ष को नहीं रखा गया। ये पूरा सिलसिला बड़ा अटपटा है। लेकिन विकास, आप मुझको ये बात बतलाइए जी कि अब क्या रास्ता आपको दिखता है? मैं मान लीजिए सरकार हूं, आप मेरे को कन्विंस करो कि आप ऐसा करो, हमारा क्या करूं मैं आपका? देखो सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप सरकार हैं और सरकार एक संरक्षक होता है, क्योंकि नहीं, लेकिन मेरे हाथ तो नियम कायदे से बंधे हैं ना। जी, जी, मैं सरकारी खजाने से निकाल के 2 लाख रुपया आपको नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, बिल्कुल वो नियमों के तहत ही होगा। वो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फिर 3 ठोक ऑर्डर करेगा। जी, जी, तो मैं क्या करूं? मेरे को कानून सम्मत कोई राय दो आप। देखिए, एक जो मैं स्वयं आपको जो सेंड किया हूं, डिप्टी एजी पूर्व एक्स जो रहे हैं, जो बघेल साहब का, उनका एक प्रपोजल है कि किस तरीके से समायोजन किया जा सकता है। सरकार ये तर्क दे सकती है कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके बाकायदा कि इस जो भर्ती प्रक्रिया में जो विधिक चूक हुई, और इस विधिक चूक के पहले जो है, मतलब विधिक चूक तो हुई, इनकी जो आजीविका जनरेट हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने नौकरी छोड़ करके आया, कहीं अन्यत्र काम कर रहे थे और इनका पूरा परिवार इसी से चलता है। मेरे बहुत सारे साथी जिन्होंने लोन लिया हुआ है। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि आपका नियुक्ति पत्र देख के हो सकता है कि किसी लड़की के पिता ने एक रिश्ता तय कर दिया हो कि अब रेगुलर टीचर बन गया है भाई जी, शादी कर दो। अब पता लगेगा दामाद बेरोजगार हो गया। ये बहुत ही विकट स्थिति है। अभी एक मेरे जो साथी है, मित्र जो है, उनका जो शादी हुआ और उसके शादी में मैं स्वयं गया हुआ था, वो मुझे बता रही थी कि उनके पिताजी को पता ही नहीं है कि वो 1 to 5 में है और बीएड वाला है। अब ये जो सारे जो मामले अभी जो मीडिया में आ रहा है उसके बाद पता चला है, तो उनको जानकर बड़ा दुख हो रहा है।
और साथ ही अभी अब हम लोगों के पास जो कि हम लड़की कुएं में डाल दी है, ऐसा? ये स्थिति है। अभी एक मेरा ऑन रिकॉर्ड में मैं कहना चाहूँगा, एक मेरा साथी है उसका सगाई टूट गया कि ये बीएड वाला है, इसकी नौकरी बर्खास्त हो गई है। और हमारे पास जैसे कि पूछने पहले शादियां अगर तय होता है उसके अब पहले नहीं आते कोई, अब कोई रिश्ता आएगा ही नहीं। मैं एक दिलचस्प किस्सा बताऊंगा। एक मेरा जो साथी है उसके पास फोन आता है कि अब लोगों में कंफ्यूजन है, कई लोग असिस्टेंट टीचर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, गुरुजी मतलब गुरुजी शिक्षक ही है। तो ये पूछने के लिए फोन करते हैं कि वो जो शिक्षक के रूप में काम कर रहा है वो बीएड वाला है, डीएड वाला है, बताओगे तब हम प्रस्ताव लेके जाएंगे अपने रिश्ते का, बेटी का रिश्ते का। तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि भैया जो आप जिस लड़के की बात कर रहे हो वो जो है 1 to 5 में नहीं पढ़ाता है, वो जो है मिडिल स्कूल में टीचर है, तो उसके लिए बीएड और डीएड का लफड़ा नहीं है। तो मतलब लोगों जनमानस में एक ऐसा एक मतलब डर पैदा हो गया है। तो अभी आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल जो है जी एक फैसला ले सकता है कि ये बेकसूर लोग थे, जी, इनकी अपनी कोई गलती नहीं थी, ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इनके नियमों में उलझ गई है और ये हालात के मारे हुए लोग हैं और इनको नियुक्ति दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि पद खाली हैं जी, पद 33,000 पद खाली थे जी, अब 3,000 और बढ़ गए, 36,000 हो गए। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरे के थाली की रोटी छीन के खा लोगे। जी, और आपकी खुद की थाली जो आपके सामने चले आ रही थी साल 6 महीने से, उसको खींच लिया गया, खींच लिया, ये स्थिति है। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहे, आपने अभी जो लोग हैं एजी वगैरह जो हैं आज के, या छत्तीसगढ़ सरकार के कानून मंत्री जो हैं अरुण साव जी, इनसे आप मिले क्या? वो तो पहले रह भी चुके हैं, डिप्टी एजी या एडिशनल एजी रह चुके हैं जी। एक कमेटी बनाई गई है इसको लेकर के। उनका कहना है कि ये मामला पहले कोर्ट में रहा हुआ है, कोर्ट के द्वारा फैसला आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम भी भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आस्था रखते हैं और सम्मान किया भी जाना चाहिए। हालांकि जो एनसीटी में मैं तो कहना चाहूँगा, एनसीटी जो है कोई चिटफंड कंपनी बन गई है क्या? नियम लाती है जो रद्द हो जाती है, जिस प्रकार से चिटफंड कंपनी हसीन सपने दिखाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि चिटफंड कंपनी जो है वो तो कमाई करने के लिए करती है जी। ये जो नियम बनाने में जो चूक हुई है, जो विरोधाभास हो गया, एक विरोधाभास हुआ है, इससे एनसीटी को कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, कोई कमाई थोड़ी हो रही है उनको कि जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे 2-2 लाख रुपया पर हेड ले लिया हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो इसमें बिल्कुल नहीं है। गलती तो हर एक से हो सकती है, गलती हर एक से हो सकती है, कई सरकारी संस्थाओं से गलती हो सकती है, बिल्कुल कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन मैं एक और आपको संज्ञान प्रकाश में लाऊंगा कि ये बीएड का जो मामला चल रहा है उसके साथ ही डीएलएड का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मामला है? डीएलएड का। डीएलएड ये क्या है? ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है डिप्लोमा की ही डिग्री है, डीएड के समकक्ष। तो 2009 में जब आईटी एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, विषय से थोड़ा और मैं गहराई में जाना चाहता हूँ कि एक गलती होगी, दूसरी गलती और क्यों? आप जब कहें कि कोई गलती हो सकती है, गलती एक बार होती है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति उस गलती को बार बार करता है तो, और जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये डीएलएड का क्या है? डीएलएड में ये है कि ये भी सरकार ने क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन के तहत 1 to 5 पढ़ाने के लिए डीएलएड मान्य किया। सरकार ने क्या किया, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए विज्ञापन आता है तो बीएड डीएड वालों को ले लिया जाता है छांट करके, क्योंकि वो बीएड डीएड करके आए हैं। ठीक है। कुछ जो पीवीजीटी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, उसको सरकार अभी वर्तमान में कराती है, उनको अपने स्तर पर जो है सरकारी स्तर पर। लेकिन प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे तो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आते हैं। तो वहां पर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उनके लिए इंश्योर कौन करेगा कि वो 1 to 5 पढ़ाने वाला डीएड वाला है? अब वहां पे तो प्राइवेट स्कूलों के हालात को जानते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाने जा रहा है, जो टीचर पढ़ाने जाता है, 1500-1200 रुपए उसको मिलता है महीने का तनख्वाह। वो कैसे उसमें पेट्रोल जलाता है, क्या करता है, कैसे घर को चलाता होगा, बेरोजगारी ये हमारे देश की ऐसी है। बिल्कुल। तो वहां पर सरकार ने क्या किया, डीएलएड नाम का एक कोर्स लॉन्च किया। तो वो क्या होता था, डीएड के समकक्ष। लेकिन सरकार के द्वारा, एनसीटी के द्वारा एक विधि पुनः ये की गई कि डीएड जो है 2 साल का कोर्स है, पूर्णकालिक। और डीएलएड को जब ये लॉन्च किया गया, बनाया गया, तो वो 18 महीने का कर दिया गया। और ये जो गरीब बच्चे हैं, जो वहां पर पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, आप जानते हैं प्राइवेट स्कूलों की स्थिति कैसी है, 2 पैसा मिल जाए इसके लिए जो काम करते हैं, उनसे 6-6 हजार रुपया लिया गया इस कोर्स के लिए। 2 वर्ष का कोर्स है, 6-6 हजार रुपए लिया गया, 6 दूनी 12 हजार रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। और वो डीएलएड भी माननीय उच्चतम न्यायालय में अमान्य हो गया, सिर्फ इसी आधार पर कि
जो डीएड है 24 महीने का कोर्स होता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, एनसीटी केंद्र सरकार, एनसीटी ने किया, एनसीटी ने किया ये गलती, वो भी खारिज हो गया, वो भी खारिज हो गया है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डीएलएड खारिज हो गया। हाँ। और सरकार ने डीएलएड कराया था। हाँ। फिर तो वही इकट्ठी स्थिति आ गई, ये डीएड वालों को भी फिर से बाहर होना पड़ेगा। तो ये एनसीटी जो है ये बेरोजगारों की दुश्मन टाइप हो गई, ऐसे लग रहा है। पूरा दुश्मन बन गया है। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, लोगों को पास जो है कोर्स करने के लिए पैसा नहीं है, बीएड और डीएड में बांट दिया गया है। यानी 2-2 साल 1.5 साल का कोर्स करवाए जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं, जिसका मान्यता ही खत्म हो गया, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब मैं कहना चाहूंगा, मैं तो एनसीटी के नियम को देख करके बीएड किया, क्योंकि 1 to 5 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। अब मेरे 1 to 5 से मेरे को हटा दिया गया, एनसीटी के नियम गजट को रद्द कर दिया गया। तो जाएगा किसको पढ़ाने? प्ले स्कूल पढ़ाएगा क्या? वो समझ नहीं आता। अब मेरे को ये नियम ऐसा बना दिया गया है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ डीएड में कमजोरी है ये, लेकिन आप एक ऐसा नियम बना दिए, जैसे कि मैं 93 नंबर लाया बीएड वाला, पेपर सेम दोनों दिए, समान अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन सिर्फ एक जो आपने जो एक लकीर खींच दी बीएड डीएड का, जिसके चलते अब जो बीएड टॉप रैंक ला करके किया, उसके बाद जो टीटी टॉप रैंक ला करके पास हुआ, उसके बाद व्यापम में भी वो टॉप में आया। अब वो जो है 1 to 5 नहीं पढ़ा सकता, और उससे जो कम क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। अब व्यापम ने पेपर लिया, जो 93 नंबर लाया वो ज्यादा योग्य है कि जो केवल सिर्फ डीएड किया है, इसलिए वो 19 नंबर लाने के बाद भी योग्य है और उस बच्चों को पढ़ाएगा। उस मेरिट लिस्ट में इतना फर्क था नंबरों का, इतना फर्क है नंबरों का, यानी 93 नंबर वाला बाहर हो गया, नौकरी खो बैठा। मेरा 93 है, एक जो मेरा साथी 103 नंबर लाया है, 103 नंबर लाया है, वो भी बाहर हो गया, वो बाहर हो गया। और उस लिस्ट में कम से कम पाने वाले कितने लोग थे जो कायम हैं? जो कम से कम नंबर अब कायम हो जाएंगे वो, हाँ, फैसले के आधार पर। जो 19 नंबर जो सबसे न्यूनतम नंबर लाया है, हाँ, वो अब उसमें पात्र हो गया इस गलत नियम की वजह से। तो ये पूरा का पूरा मामला इतना जटिल है कि मेरी हमदर्दी है सरकार के साथ कि वो इसको कैसे निपटाएगी। आसान नहीं है इसको निपटाना जी। आप लोगों की भी फौज है, और मैं देखता हूँ तो मन में तकलीफ होती है कि एक तरफ एक स्कूल में एक टीचर 5 क्लास 6 क्लास पढ़ा रहे हैं जी। 200-400 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई भी नहीं है टीचर, कहीं टीचर पी के पड़े हुए हैं, जो हैं भी मान लीजिए गिनती के लिए इसको तो पी के पड़े हुए हैं टीचर लोग। अब ऐसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन मैं अभी इसी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर संपादकीय लिख कर यहाँ स्टूडियो में आया हूँ कि जो बदहाली है पूरे देश में, पश्चिम बंगाल का आया है कि वहाँ हजारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी छात्र छात्रा नहीं है, और 14,000 टीचर वहाँ तनख्वाह पा रहे हैं जी। दूसरी तरफ हजारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर कम है, नहीं है, ऐसे हैं। तो ये विसंगति छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है। मेरी हमदर्दी है सरकार के साथ। मैं सरकार में रहता तो मैं इस विभाग को चलाना आसान नहीं मानता। ये बातचीत और चल सकती है, लेकिन जैसा कि हर अच्छी बातचीत का, हाँ, एक मैं चीज जोड़ना चाहूंगा। हाँ। सरकार से मेरी निवेदन ये है कि आप इधर देख के बोलो। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त कैबिनेट के मंत्रियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा। आप खुद जानते हैं, आपको स्वयं पता है कि ये गलती इन बच्चों की नहीं है, तो ये गलतियों की सजा क्यों भुगत रहे हैं? या तो सरकार हमारी गलती बता दे और एनसीटी हमको माफीनामा लिख दे कि ये हमसे ये गलती हुई है, हमने आप लोगों के भविष्य को खराब किया है, तो हम तूता धरना स्थल को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप गलती नहीं मार रहे हैं और अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, तो इन बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जिस प्रकार से हमारी जो आजीविका उसी नौकरी से चल रही थी, उसी तनख्वाह से हमारा परिवार चल रहा था, आज हमारा परिवार पूरा जो सड़कों पर आ चुका है, पुरानी नौकरी में हम जा नहीं सकते। तो आपसे करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी एक टाइम बाउंडेड तरीके से उस पर विचार करते हुए हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे। और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का रोजगार छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा भी रोजगार जो है सृजन हो चुका है। तो जो है विधि के समक्ष समता और विधियों का जो समान संरक्षण होता है, कि कई बार कोर्ट भी एक फैसला देती है तो इस बात को दृष्टिगत रखती है कि एक जो है दोषी को सजा देने के लिए निर्दोष को सजा ना मिले। तो ये जो नियम और नीति है, जो ये फिलॉसफी है, उसके आधार पर जो हम लोगों के साथ जो है सरकार जो एक निर्णय ले और हम सबको बहाल करे और हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश में व्यापम वाले केस में हुआ था जी, कि जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, चाहे गलत तरीके से हुआ हो,
लेकिन जो 4 साल पढ़ चुके थे जी तो उनको कोर्ट ने हटाया नहीं उनको कि इतना पढ़ चुके हैं इसको कैसे हटाया जाए, इस किस्म का हुआ है। आज की ये बातचीत जो है बड़ी फिक्र खड़ी करती है कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी बड़ी संस्था नीति बनाते हुए, नियम बनाते हुए इतने बड़े बड़े गलत काम कर बैठती है। गलती नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा मामला इन्होंने सुनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मेरी हमदर्दी है कि कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह से इन 2800-2900 लोगों की नौकरी कायम की जा सकती है, दोबारा किस आधार पर कैसे की जा सकती है, मेरी हमदर्दी है। मुझको अच्छा नहीं लग रहा, स्कूलों में टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए। 33,000 पद पहले से खाली थे, अब 36,000 खाली हो गए हैं। नौकरी कर रहे थे जो बच्चे वो वहाँ से निकल कर सड़कों पर घिसट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खराब नौबत है। इन्होंने खुद ने सरकार से अपील की है, मुख्यमंत्री से और बाकी सरकार से। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी हमदर्दी है इनके साथ कि नियमों के तहत कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए। सरकार के पास अपार कुर्सियां अभी खाली हैं और जैसा इन्होंने बताया कि ये व्यापम का ये 0 ईयर रहा फ्रेश अपॉइंटमेंट का, तो थोड़ा चौंकाने वाली बात भी है। चलिए आप इस बारे में सोचिएगा, गंभीर बातचीत है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप इसका मज़ा लेंगे, लेकिन इस मुद्दे को समझना ज़रूरी है। हमारे आपके बच्चे अगर गरीब हैं, अगर वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो हमको फिक्र करनी चाहिए जो लोग पढ़ाते हैं उनको वो किस स्थिति में हैं। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अगर एक टीचर को 5 क्लास पढ़ाने कहा जाएगा और 5 क्लास को एक कमरे में बैठाकर पढ़ा रहे हैं, मुझको नहीं लगता किसी भी नेता और अफसर और मेरे जैसे पत्रकार के बच्चे ऐसे स्कूल में जाते होंगे। हम अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेजेंगे, सभी लोग, नेता भी अफसर भी। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सरकार में हैं और जिनके बच्चे जो हैं क्रिश्चियन मिशन स्कूलों में पढ़ के निकले हैं। आज विचारधारा के आधार पे चाहे मिशनरीज़ का विरोध जितना भी होता हो, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे मिशन स्कूलों में पढ़े हुए हैं, वहाँ से निकले हैं। सरकारी स्कूलों की इतनी खराब हालत नहीं होनी चाहिए। कैसे ये ठीक हो सकती है, सरकार को मेरी शुभकामनाएं हैं और जिन्होंने नौकरी अभी खोई है इनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई रास्ता निकलना चाहिए। आपको लगता है कि हम अपने YouTube चैनल पर गंभीर मुद्दों को गंभीर तरह से अगर उठाते हैं जो ज़िंदगी के लिए मायने रखते हैं, और हम कांग्रेस, बीजेपी और इनके बीच एक मुर्गा लड़ाई करवाने में भरोसा नहीं रखते, उस तरह की बहस हम यहाँ नहीं करते, आपको लगता है कि हम जिम्मेदारी का काम करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। ये 30 लाख के करीब गरीब बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 30 लाख का आंकड़ा मुझको याद पड़ रहा है आखिरी का, इनसे जुड़ा हुआ मामला है ये। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको दे रहा हूँ, बिन मांगी हुई सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू और तंबाकू की सौतेली बहन कैंसर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को न्योता देते रहते हैं। तंबाकू आपके भीतर से न्योता भेज के कैंसर को बुलाएगा और कैंसर फिर आपके भीतर बैठकर एक लाइव लोकेशन भेजकर ऊपर से एक भैंसे पे चढ़े हुए आदमी को बुलाएगा जो आके आपको बेवक्त ले जाएगा आपके परिवार के लोगों से छीन कर। ऐसी गैर जिम्मेदारी मत दिखाइए तंबाकू खाने पीने की। फिर मिलेंगे।